गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों, आप सभी अच्छे होंगे, आशा है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध, जिसमें हम महमूद या मोहम्मद गौरी हम इसमें पढ़ेंगे। पीजीटी के सिलेबस में मध्यकालीन भारत में हमने पिछली क्लास में सबसे पहले क्लास में अरबों का सिंध पर आक्रमण हम पढ़ के आए, फिर महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हम पढ़ के आए, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर लगेंगे इसके। आप बड़े ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, सुनेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध। इसमें हम सबसे पहले पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम थोड़ा घना पढ़ेंगे, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो उपलब्धि हैं, जो उपाधियां हैं, वो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब हम प्रमुख आक्रमण पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के, वे भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम जाके आएंगे तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध। फिर जयचंद के साथ भी युद्ध होगा, जो कन्नौज के शासक होंगे जयचंद, उनके साथ भी युद्ध होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे, जिसे चंदावर का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज के शासक जयचंद के साथ हुआ था। तो ये जो कुछ युद्ध हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आप देखिए एक बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पृथ्वीराज तृतीय ये चौहान वंश है। चौहान वंश, चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय हैं, चौहान वंश के। जो इनका कार्यकाल जो होगा 1177 से लेकर और 1192 तक का इनका कार्यकाल होगा। जो अजमेर और दिल्ली का शासन ये संभालेंगे। तो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। कौन से वंश का? आप कहोगे चौहान वंश का। चौहान वंश की अगर मैं बात करूं, चौहान वंश के संस्थापक जो हैं वो आप कहोगे वासुदेव हैं। कौन है? वासुदेव। तो पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक, प्रतापी नहीं, प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय हैं। और इनकी उपाधि है, उपाधि, महत्वपूर्ण उपाधि आप कहोगे राय पिथौरा। राय पिथौरा इनकी उपाधि, राय पिथौरा इनकी उपाधि। उनका इनका उपनाम लिखना आप, उपनाम, उपनाम में ये आएगा। तो फिर उपाधि कौन सी है? उपाधि, उपाधियों में दो उपाधि होंगी। एक तो विश्व विजेता वाली, जिसे दल पंगुल कहेंगे, और एक आप कहोगे भारतेश्वर। भारतेश्वर, भारतेश्वर, भारतेश्वर की उपाधि इनकी होगी। भारतेश्वर यानी कि भारत का स्वामी, भारत का स्वामी। ठीक। दूसरी उपाधि दल पंजुल, अभी बताई मैंने, क्या बताया? दल पंगुल इसकी उपाधि बताई। दल पंगुल, दल पंगुल का मतलब होगा विश्व विजेता। दल पंगुल का मतलब विश्व विजेता, ये इनकी उपाधि है। उपनाम राय पिथौरा, उपाधि आप कहोगे भारतेश्वर। ये इन्होंने उपाधि खुद यानी कि स्वयं ली थी ये उपाधि।
इसने आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय ने ये खुद ली थी उपाधि। ठीक, अब इनका ये माता पिता के बारे में इनका नाम जानिए। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि माता इनकी सनिक्षिका के नाम से जानी जाती है, कर्पूर देवी। कर्पूर देवी इनकी सनिक्षिका, क्योंकि इनका जन्म आप कहोगे 1166 ईस्वी में हुआ और गद्दी पर बैठ के 77 में, और यहां से कितने वर्ष के हैं ये, आप कहोगे 11 वर्ष के। और 11 वर्ष की उम्र में तो आप कहोगे बच्चे जो ठिंगुल होते हैं ना, ठिंगुल वगैरह, जो बचपन में कभी आईपैस वगैरह खेलते थे, तो वो इतनी उम्र में तो वो खेलते हैं। तो 11 वर्ष की उम्र में आप कहोगे शासक संभालना कितनी बड़ी बात है। तो कर्पूर देवी इनकी जो माता थी, उन्होंने एक संरक्षिका की भूमिका निभाई। संरक्षिका की भूमिका। और इनके पिताजी का नाम आप कहोगे दलपंगुल तो इनकी उपाधि है, और सोमेश्वर पिताजी का नाम आप कहोगे सोमेश्वर। ये ठीक, सोमेश्वर इनके पिताजी का नाम है, और ये भी प्रतापी शासक थे अपने उस समय के। आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ये कौन है? दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर अनंगपाल तोमर ये नाना है किसके? आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय के। ये दिल्ली में शासन कर रहे हैं, दिल्ली में। और इन्होंने सिंहासन पृथ्वीराज तृतीय के लिए छोड़ दिया। अनंगपाल तोमर ने किसके लिए? पृथ्वीराज तृतीय के लिए। और यहाँ 1182 में आप कहोगे दिल्ली का शासन कौन संभाल रहे हैं? पृथ्वीराज तृतीय संभाल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, गोविंद राय जो है, ये पृथ्वीराज तृतीय के छोटे भाई हैं और सूबेदार बन जाते हैं दिल्ली के। सूबेदार पृथ्वीराज तृतीय बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय तो आप कहोगे अजमेर की गद्दी संभाल रहे हैं, अजमेर में। ध्यान रखना, चौहान वंश जो है, चौहान वंश शासन कर रहे हैं, आप कहोगे एक तो अजमेर और एक दिल्ली। और दिल्ली में कौन है? यहां से गोविंद राय हैं, पृथ्वीराज तृतीय के छोटे भाई। और अजमेर में कौन है? आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, है ना, यानी कि धनुष चलाने वाले, तीर बाण चलाने वाले, और शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल करने वाले ये पृथ्वीराज तृतीय थे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय जो है आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी वो एक अच्छा तीर चला लेते हैं। फिल्मों में तो खैर बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। आइए, तो यानी कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और शब्द भेदी बाण चलाने वाले या महारत हासिल करने वाले आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय थे। आगे बात करते हैं। 1182 में ही आप कहोगे महोबा के शासक या चंदेल शासक परमर्दी देव थे, चंदेल शासक। इसको हराया,
किसने? आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय ने हराया और महोबा को जीत लिया। महोबा को जीत लिया, ठीक, महोबा को जीत लिया। लेकिन एक कन्नौज के गहड़वाल शासक हैं, कन्नौज के गहड़वाल शासक है जयचंद। गहड़वाल शासक, गहड़वाल शासक यहां से कौन है? आप कहोगे जयचंद है, जयचंद। जयचंद पृथ्वीराज तृतीय से जलता था, उसकी उपलब्धियों से जलता था जयचंद। तो जयचंद ने क्या काम करा, जब चंदेल शासक से युद्ध चल रहा था पृथ्वीराज तृतीय का, तो कन्नौज शासक जयचंद ने या गहड़वाल शासक ने, है ना, जयचंद ने आप कहोगे 2 सेनापति भेजे, जिनका नाम आप कहोगे, एक तो आल्हा एवं उदल। ये 2 सेनापति हैं, है ना, दोनों को भेजा हराने के लिए। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज तृतीय हारता नहीं है, जीत जाता है। तो जयचंद जो है अंदर ही अंदर जलता रहता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ये कारण किस कारण था? जयचंद और दोनों में संघर्ष था। ये कारण था केवल और केवल दिल्ली की गद्दी को हासिल करना। मतलब अब दिल्ली की गद्दी किसके पास है? आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय के पास है। यानी कि कौन है यहाँ का सूबेदार? यहाँ से आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय का छोटा भाई गोविंद राय है, जो वो भी एक प्रतापी शासक के रूप में होगा। जब हम तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ने जाएंगे तो वहाँ गोविंद राय ही संघर्ष करेंगे। तो पहले तो हम इसी बात को पढ़ लेते हैं कि दिल्ली के संघर्ष के कारण जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय में मतभेद हुआ करते थे। मतभेद एक समय की बात है, जब तराइन का युद्ध हो जाता है तो जयचंद ने क्या काम करा? राजसूय यज्ञ कराया और एवं इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता। पुत्री का नाम है संयोगिता। आपसे क्वेश्चन है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो आप बता सकते हैं, ये कमेंट्स में आप डालिए संयोगिता का नाम क्या था। तो राजसूय यज्ञ कराया, है ना, और अपने साम्राज्य में राजसूय यज्ञ कराया और संयोगिता के लिए स्वयंवर अपनाया, है ना, स्वयंवर अपनाया, ठीक, राजसूय के संयोगिता के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वीराज जो तृतीय हैं वो विद्वान होने के साथ विद्वानों के संरक्षक भी हैं, है ना। विद्वान के साथ साथ आप कहोगे विद्वानों के संरक्षक भी हैं। क्यों? क्योंकि उनके समय में एक गोविंद भट्ट, ठीक, गोविंद भट्ट हो गए, आप कहोगे जैनक लिखेंगे आप, जयनायक लिखना, जयनायक भट्ट और चंदबरदाई की एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इनकी पुस्तक का नाम है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आप कहोगे विश्व
विश्व रूप, विश्व रूप, विश्व रूप। एक तो जयनायक भट्ट और चंद्रबरदाई, जो इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, और एक है विश्व रूप। ठीक, ये तीन हो गए। एक और है जो मेरे याद आ रहा है, विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़। तो ये आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबार में थे और राजकवि कहलाते हैं चंद्रबरदाई। क्या कहलाते हैं? राजकवि, राजकवि। तो चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो, ये किसके दरबार में थे? आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे। आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा ये था पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी से संघर्ष हुआ या युद्ध हुआ। तो युद्ध में 7 बार पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो हमीर महाकाव्य ये जैन विद्वान है, जैन विद्वान। ये किसकी है भाई? जैन विद्वान नयन चंद्र सूरी की है, नयन चंद्र सूरी की पुस्तक है। ये कह रहे हैं हमीर महाकाव्य में जैन विद्वान नयन चंद्र सूरी के गौरी को 7 बार हराया। कितनी बार हराया? 7 बार हराया। कितनी बार हरा दिया? 7 बार। और आप कहोगे प्रबंध चिंतामणि ये किसकी है भाई? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है, मेरुतुंग की पुस्तक है। तो मेरुतुंग में ये 21 बार बताते हैं कि 21 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया, और हमीर महाकाव्य में 7 बार पराजित किया। कितनी बार पराजित किया? 7 बार पराजित किया। तो ये तो अभी केवल मैंने अभी पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा परिचय अगर हो जाए तो अच्छी एक भूमिका तैयार हो जाएगी हमारी। फिर हम युद्ध पे आएंगे, प्रमुख युद्ध पे आएंगे और उसके कारणों को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी उपाधि के बारे में बात करेंगे। उपाधि है जंगी। कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जंगी। एक जंगी उपाधि। दूसरी आप कहोगे मोइनुद्दीन। क्या है? मोइनुद्दीन नहीं, मुइजुद्दीन लिखना। मुइजुद्दीन। ये मुइजुद्दीन। आप कहोगे खुरासान का अभियान जीतने के बाद आप कहोगे शिहाबुद्दीन की उपाधि से हटकर शिहाबुद्दीन के स्थान पर मुइजुद्दीन नाम लिखा जाने लगा, है ना। यानी कि इस नाम से पुकारा जाने लगा, यानी कि ये उपाधि धारण कर ली किसने? आप कहोगे मोहम्मद गौरी ने। तीसरी उपाधि में आप कहोगे मोहम्मद बिन साम। ये भी इसकी तीसरी उपाधि है।
मोहम्मद बिन साहब तीसरी उपाधि है। अब बात करते हैं इनका वंश जो है, गौरी का वंश जो है संसबनी के नाम से जाना जाता है। ठीक, वंश कौन सा है? संसबनी। अब एक कहानी सुनना छोटी सी। देखिए, इससे पहले, मोहम्मद गौरी से पहले आप कहोगे गजनवी में किसका शासन चल रहा है? गजनवियों का शासन चल रहा है। महमूद गजनवी को आप पढ़ के आए थे, तो उनके उत्तराधिकारी भी आए उसके बाद। तो महासिक जो दोनों भाई हैं, एक तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और एक है ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन का बड़ा भाई, मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन ने क्या काम करा, और मोहम्मद गौरी ने, दोनों के बीच समझौता हुआ, एक समझौता दोनों के बीच समझौता हुआ कि मैं तो पूर्व की ओर जाऊंगा और तुम पश्चिम की ओर जाओ। लेकिन ध्यान रखना, महमूद गजनवी का जो साम्राज्य था, गजनवी वंश, एक अलाउद्दीन शासक हुआ करते थे। इनके वंशजों में ही, संसबनी वंश में ही एक शासक थे जिसका नाम था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने गजनवी को लगातार 7 दिन तक जलाया। कौन है शासक? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने गजनवी को कितने दिन तक? 7 दिन तक जलाया। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद आप कहोगे गजनवी में या संसबनी शासकों में, ठीक, ग्यासुद्दीन आया। और ग्यासुद्दीन का भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक। और भारत पर आक्रमण के कारण, अगर हम एक छोटी सी हेडिंग डाल दें कि भारत पर आक्रमण के कारण या प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण हम पढ़ेंगे गौरी का भारत पर आक्रमण के कारण, भाई कोई आक्रमण के कारण होगा, गौरी का भारत पर आक्रमण के कारण। तो 4 कारण मैं आपको बताता हूं। कितने कारण? 4 कारण। पहला है भारत में साम्राज्य स्थापित करना। पहला आप कहोगे भारत में साम्राज्य स्थापित करना, एक बात। दूसरा आप कहोगे पंजाब में गजनवी का या गजनी का लिखना आप, है ना, गजनी का अंतिम शासक, गजनवी का जो अंतिम शासक है खुसरो शाह मलिक, यहां से शासन कर रहा है पंजाब में। ठीक, ये कहां के वंश का है? आप कहोगे गजनी के वंश का है। और गजनी को तो तहस नहस कर दिया है। अलाउद्दीन ने 7 दिन तक जलाया, यानी कि दुश्मनी है। गजनी के जहां भी साम्राज्य में कोई भी वंशज मिलेगा तो उसको मार गिराने का काम करेंगे। तो एक कारण में यही हुआ। तो पंजाब में गजनी का अंतिम शासक खुसरो शाह मलिक, तो इसको हराने का काम कौन करेगा? मोहम्मद गौरी करेगा। 2 कारण हो गए। पहला तो भारत में साम्राज्य स्थापित करना, और दूसरा आप कहोगे गजनवी, पंजाब में गजनवी का अंतिम शासक कौन था? आप कहोगे खुसरो शाह मलिक था। इसको हराएगा, हाथ के हाथ इसको भी लपेटेंगे। फिर मैंने अभी एक समझौते की बात करी, किस किस के बीच? ग्यासुद्दीन एवं शिहाबुद्दीन, ग्यासुद्दीन एवं शिहाबुद्दीन के बीच, यानी कि दोनों भाइयों के बीच समझौता हो रहा है। क्या हो रहा है? समझौता।
और इस समझौते में ये शर्त हुई कि गयासुद्दीन तो जाएगा पश्चिम की ओर, है ना, पश्चिम की ओर विजय करेगा, और शिहाबुद्दीन आप कहोगे पूरब की ओर विजय करेगा, पूरब की ओर विजय करेगा। तो दोनों भाइयों में समझौता हुआ। और चौथा आप कहोगे धर्म, है ना, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, धर्म का प्रचार एवं प्रसार, है ना, तो धर्म का प्रचार एवं प्रसार तथा धन दौलत, ये भी तो है, धन दौलत लूटना, है ना, धन दौलत लूटना। तो आज के लिए आप केवल इतना ही पढ़ेंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रमुख अभियान, मोहम्मद गौरी के प्रमुख अभियान जो होंगे वो पढ़ेंगे। 1175 में कहाँ आक्रमण करता, तो वहां से हम शुरू करेंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।